हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का और 22 दिसंबर को यूपी आरओ प्री का पेपर है। तो अब हमें बहुत ही उत्साह के साथ तैयारी करना चाहिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करना चाहिए, भटकना नहीं है। अब तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन तो सकल घरेलू उत्पाद पे जीडीपी के बारे में, उस समय करंट के बारे में है कि भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2018 से लगभग 3.4 कम था। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन इसमें से हमें निकालना क्या है? इसमें से हमें ये देखना है हमारे लिए आगे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो हमें जीडीपी की परिभाषा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीडीपी की परिभाषा से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। इसके परिभाषा में एक चीज़ ध्यान देना है कि एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर, एक चीज़ ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन देगा और एक में अंतिम मूल्य खाली लिखेगा नीचे वाले में। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसमें अंतिम मूल्य लिखा है। और एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य होता है, उसे जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि अगर कोई हमारे देश के सीमा के बाहर अगर कोई कमा रहा है, भारतीय ही बाहर गया है, वो कमा रहा है, लेकिन उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। जीडीपी में लिखा ही है कि एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को शामिल किया जाएगा। तो इतनी बात खाली याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग से बोलते हैं या यूपी स्पेशल के लिए भी इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। जैसे भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये क्वेश्चन दिया ही क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर बैंकों का देखिए मुख्यालय मुंबई वगैरह में होता है, लेकिन सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। सिडबी की जो स्थापना हुई थी वो 1990 में हुई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, स्थापना इसका और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय लखनऊ में है। देखिए, अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति पे। ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है मौद्रिक नीति पे। तो मौद्रिक नीति, एक होता है मौद्रिक नीति, एक होता है राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति तो सरकार बनाती है, तो ये दोनों क्वेश्चन वैसे ही काट देंगे आप लोग। मंदी के दौरान अधिक प्रभावी, तो ये कहाँ से हो गया? मंदी के दौरान अधिक प्रभावी, तो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा कि प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। अब मौद्रिक नीति में करती क्या है? मौद्रिक नीति में जैसे मुद्रा का प्रसार ज़्यादा हो गया, मुद्रास्फीति बढ़ गया। कुछ लोग मुद्रास्फीति भी नहीं जानते होंगे क्या है। तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई अगर ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो उसी को मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नीतियाँ बनाती है, तो उसी को मौद्रिक नीति बोलते हैं। जैसे अगर सरल शब्दों में मैं बताऊँ तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई, मतलब इस नीति के तहत ये होता है कि आरबीआई के पास एक ऐसी चाबी है कि वह अपने ऑफिस में बैठकर महंगाई को घटा या बढ़ा सकती है। इसी को मौद्रिक नीति बोलते हैं। हमें एक बार और लिखा हुआ है मेरा, वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, मौद्रिक नीति बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति को अपनाती है। मुद्रा से संबंधित समस्त नीतियों को मौद्रिक नीति कहते हैं। जैसे मौद्रिक नीति कहते हैं जैसे तरलता से संबंधित होता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या करती है आरबीआई? एमएसएफ लाती है, रेपो रेट का यूज़ करती है, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, खुले बाजार की नीति के तहत प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करती है। तो ये क्या है? ये आरबीआई जो है बैंकों पर एक नैतिक दबाव बनाती है कि आप लोग भी महंगाई को कम करिए, हमारे साथ सहयोग करिए। बस यही चीज़ है। और किसी वीडियो में मैं जैसे टॉपिक जब मैं पढ़ाऊँगी तो उसमें एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊँगी। तो यहाँ पे इतना जान लीजिए कि अगर मुद्रास्फीति है,
और मुद्रा संकुचन है, कुछ चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम जो करती है उसे मौद्रिक नीति बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कंट्रोल करने की बात केवल डी ही ऑप्शन में किया गया है। जैसे प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय, तो ये ऑप्शन से ही लग रहा है कि यही आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स का है, मुद्रास्फीति ही है ये वाला क्वेश्चन भी, कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। ये बोल रहा है कि अगर जब मुद्रास्फीति है, देखिए जब मुद्रास्फीति है तो उसमें इस बात को ध्यान देना है कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई है, तो उसमें लेनदार को ज़्यादा फायदा हो रहा है कि देनदार को ज़्यादा फायदा हो रहा है, यानी कि जो ऋण दे रहा है या ले रहा है उसको ज़्यादा फायदा होगा। तो एक बात देखिए, जैसे मुद्रास्फीति है, ज़्यादा महंगाई है, इस समय हमने किसी को 10,000 रुपया दिया, 10,000 रुपया हमने उधार दिया और 10,000 रुपये की कोई महंगी चीज़ मिल रही है, जैसे मतलब 10,000 रुपये का कोई एसी मिल जा रहा है, तो क्या आज के 10 साल बाद जब वो पैसा वापस करेगा तो क्या 10,000 का ही एसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए लेनदार को ज़्यादा फायदा होता है मुद्रास्फीति के टाइम पे। और एक नीचे जो लिखा हुआ है ये देख लीजिए कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। ऐसी स्थिति में ऋणदाता को घाटा होता है और प्राप्तकर्ता को यानी कि लेनदार को फायदा होता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से ही है। अगला क्वेश्चन है कि IMF के ऋणों का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? यूज मतलब उपयोग उनका किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? तो भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए IMF का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यूज करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब IMF के बारे में 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे IMF की स्थापना कब हुई थी और इसके साथ किसकी स्थापना हुई थी, किसकी हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो IMF और WTO की स्थापना जो है 1945 में हुई थी, जिसको ट्विन सिस्टर बोलते हैं। मतलब ये दोनों जुड़वा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों की स्थापना साथ में हुई थी, IMF और WTO की, और 1945 में हुआ था। और इन दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए इस बार के आर में भी फिजिक्स के से क्वेश्चन आया था, उसमें क्रम से लगाने को आया था, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब का क्रम से लगाने को आया था। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है कि खोज के अनुसार इनका कालक्रम में लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे डायोड है, तो डायोड की खोज जो है 1904 में हुआ है, डायोड का खोज 1904 में। ट्रांजिस्टर का खोज जो है 1947 में हुआ है, इंटीग्रेटेड परिपथ का 1959 में, और SMD सतह पर लगने वाले अवयव 1960 के दशक में इसका खोज हुआ है। तो डायोड का 1904, डायोड के बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद इंटीग्रेटेड परिपथ और उसके बाद SMD का खोज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा अधिक ठंडे मतलब वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि, तो श्वेत वस्त्र ठंडे होते हैं क्योंकि वह संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। जैसे सफ़ेद कपड़ा गर्मी में क्यों पहना जाता है, क्योंकि वो तापमान को मतलब प्रकाश जब आती है तो उसको वो टकरा के वापस चली जाती है, तो इसी को परावर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश टकरा के वापस चली जाती है तो वो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है सफ़ेद वस्त्र। लेकिन जो काला वस्त्र होता है ना, वो सारे प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, इसीलिए काले वस्त्र को ठंडी में पहनते हैं और सफ़ेद को जो है गर्मी में पहनते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि वो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, यानी कि टकरा के वो वापस चला जाता है प्रकाश सफ़ेद वस्त्र से। देखिए अगला क्वेश्चन में मिलान करने को है, जैसे सिरका में उपस्थित अम्ल को क्या बोलते हैं, तो एसिटिक अम्ल बोलते हैं। अब सिरका
जैसे हम लोग के यहाँ नहीं अचार वगैरह बनता है, सिरका वगैरह, तो उसमें एसिड पड़ता है, जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो उससे याद कर सकते हैं कि सिरका में उपस्थित अम्ल एसिड से एसिटिक अम्ल, इस चीज़ से याद रहेगा, एसिड से एसिटिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा उपस्थित अम्ल है? एसिटिक अम्ल। दूध का खट्टा होना, जैसे दूध से रिलेटेड अगर कुछ भी आए दूध दही से, तो लैक्टिक या लैक्टोज ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं, तो लैक्टिक अम्ल। दूध का खट्टा होना क्या होगा? लैक्टिक अम्ल होगा। और हड्डियों में उपस्थित यौगिक को क्या बोलते हैं? हड्डियों में उपस्थित एक को बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट। और अमाशय में रस में उपस्थित अम्ल को लैक्टिक मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय रस में उपस्थित अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद करना आसान भी है, तो याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये तो बार बार रिपीट होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक, क्योंकि एसिड पड़ा रहता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। और हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम उससे हमारे हड्डी बना होता है ना, तो हड्डियों में उपस्थित यौगिक जो है कैल्शियम फास्फेट। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, HCl, जो भोजन को शायद चिपचिपा बना देता है ये सब। तो अमाशय रस में उपस्थित अम्ल को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता के बारे में है कि रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, तो ये सही है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है और इसकी खोज जो है हेनरी बैकुरल ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, इसकी खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो ये गलत है। और पता है इसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा हमेशा कन्फ्यूजन होता है, गलती हो जाती है। आप लोग गलती नहीं करिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर काम नहीं करता है, बल्कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। इन दोनों को कंठस्थ कर लीजिएगा कि नाभिकीय हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैस कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं, क्योंकि हीलियम जो है ऑक्सीजन के साथ हीलियम एक हल्की गैस है और अज्वलनशील होता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि ले जाने में भी आसानी रहती है, हल्की रहती है और ऑक्सीजन की तो ज़रूरत होती ही है। इसीलिए गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग करते हैं।